हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हेल्दी कुकिंग ऑयल्स के बारे में एक एडिटिव वीडियो है। हमने रिसेंटली ऑयल्स पर एक वीडियो किया था जिसको पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया था, काफ़ी कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस आए। काफ़ी लोग को बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, खासकर राइस ब्राइन ऑयल के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा, हॉट प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के बारे में पूछा, कुकिंग ऑयल्स के बारे में पूछा, कौन से ऑयल्स अच्छे हैं, बुरे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास आए। हमने जो टॉपिक किया था उसमें एडिक्वेटली लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि हम एक एक्स्ट्रा वीडियो करें या हम उनको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में उसको बताएं। पर ऑब्वियसली हर एक कमेंट में पूरा डिटेल समझा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उतना टाइप करना और उतना डिटेल एक एक कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दे पाना मुश्किल होता है, क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। तो इसलिए आज फिर से हम एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में। कुकिंग ऑयल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिसाइड करती हैं कि वो अच्छी है बुरी है। कुछ ऑयल्स जो हमने लास्ट टाइम नहीं कवर किए थे या जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम मिस आउट की थी, वो आज हम वापस से बात करेंगे उस बारे में। हम कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम जो चीज़ें डिस्कस करी उसमें ओवरलैप ना हो, पर ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सेंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके रिसेंटली हमने चैनल लॉन्च किया। उसमें सारा ये वीडियोस कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे ये वीडियोस इंग्लिश में अपलोड किए जाएंगे उस चैनल पर। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और लिंक्स को शेयर करें। आते हैं आज के टॉपिक पर, कुकिंग ऑयल्स पर। आज का टॉपिक है कुकिंग ऑयल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने रिसेंटली डिस्कस की थी, अभी फिर से उस बारे पर हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे। कुकिंग ऑयल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड अगर हम तेल को गर्म करते हैं तो तेल का नेचर ख़राब हो जाता है, तेल डी नेचर हो जाता है और उसको दोबारा उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें ख़राब सी स्मेल आने लगती है, सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी जो भी ऑयल्स का स्मोक पॉइंट कम है, लो है, वो ज़्यादा बुरा है। जो भी ऑयल्स का स्मोक पॉइंट ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छे हैं कुकिंग के लिए। देखिए, रेगुलर गार्निशिंग के लिए या चीज़ों के लिए आपको यूज़ करना है या आपको स्किन पे लगाना है, उसके लिए स्मोक पॉइंट का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तेल को जला नहीं रहे हो, तेल को आप हाई टेम्परेचर्स पे गर्म नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कुकिंग करनी है, खासकर अगर डीप फ्राइंग करनी है और खासकर उसी ऑयल में बार बार, जैसे पकौड़े तलने हैं या कोई चीज़ों को डीप फ्राई करना है, बार बार उसमें ऑयल को यूज़ करना है, यानी तेल कंटिन्यूसली गर्म रहेगा और बार बार गैस कम ज़्यादा करते रहेंगे आप, तो उसे डीप फ्राइंग कहते हैं। तो बेसिकली वैसे अगर आप को बार बार करना है, सेम ऑयल को कंटिन्यूसली यूज़ करना है, तो उसमें आपको ऐसा ही ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट हाई हो, नहीं तो उतना देर यूज़ में वो तेल सड़ने लगेगा, स्मेल आने लगेगी। और काफ़ी बार वैसे ऑयल्स को जब आप यूज़ करेंगे तो लोगों को उसमें से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम्स होगा, उनका पेट वगैरह भी ख़राब होगा, उनको ऑयल को खा के ख़राब सी स्मेल आएगी, ख़राब सी फीलिंग आएगी। तो वो चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही ऑयल्स यूज़ करने हैं जिसका स्मोक पॉइंट हाई हो। जो ऑयल ज़्यादा सैचुरेटेड रहते हैं उनका स्मोक पॉइंट हाई रहता है, जो ऑयल जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड रहते हैं उनका स्मोक पॉइंट कम रहता है। यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जिसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स रहता है तो वो सैचुरेटेड रहते हैं, उसमें कोई डीनेचरिंग की पॉसिबिलिटी कम रहती है। वो एक तरह से स्टेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे घी है, बटर, ये सैचुरेटेड फैट्स है, इसमें डीनेचर होने का पॉसिबिलिटी कम रहता है। आप इनको महीनों भी बिना कुछ किए छोड़ दोगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, खासकर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इस टाइप की चीज़ें, उसमें अगर आप कुकिंग करोगे तो तुरंत ही वो ख़राब हो जाएंगी, तुरंत ही वो स्मेल आने लग जाएगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट्स है। तो वो जैसे अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो उनका स्मोक पॉइंट काफ़ी कम रहता है। तो जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहेगा उतना ज़्यादा स्मोक पॉइंट रहेगा, जितना कम सैचुरेटेड फैट रहेगा उतना कम स्मोक पॉइंट रहेगा, जितना स्मोक पॉइंट हाई रहेगा उतना कुकिंग के लिए ऑयल अच्छा है कंपेरेटिवली। ऑब्वियसली हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सैचुरेटेड फैट्स है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और वो कोलेस्ट्रॉल कम जमा करेंगे। डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट्स हेल्थ के लिए ज़्यादा बुरे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा करते हैं, लेकिन वो कंपेरेटिवली आपके हेल्थ के लिए जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो ज़्यादा अच्छे हैं, पर उसमें कुकिंग उतना पॉसिबल नहीं होता।
इसके बीच में एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है। जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा उतना ज़्यादा डीनेचर होने का चांस ज़्यादा रहेंगे। मोनो अनसैचुरेटेड दोनों के बीच में आता है कि वो पूरी तरह सैचुरेटेड नहीं है, पूरी तरह से पॉली अनसैचुरेटेड भी नहीं है, बीच में है, तो उसके कंपेरेटिवली थोड़ी स्टेबिलिटी बेटर रहती है और स्मोक पॉइंट थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहता है। ये जो डबल बॉन्ड्स है अनसैचुरेटेड वाले, इसमें जो हाइड्रोजन एटम रहता है वो अनस्टेबल होता है और सेंसिटिव टू हीट रहता है। जितना सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं वो रेजिस्टेंट रहेंगे हीटिंग को, जितना पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स रहेंगे उतना वो कुकिंग के लिए अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं ऑयल्स पर, इंडिविजुअल ऑयल्स पर बारे में बात करेंगे। कोकोनट ऑयल के बारे में लास्ट टाइम हमने बात नहीं की थी। कोकोनट ऑयल कंपेरेटिवली काफ़ी सैचुरेटेड फैट है, इसमें लगभग 90% सैचुरेटेड फैट रहता है। इसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड या सॉलिड लेवल्स पर रहता है। लंबे समय तक ये आप उसको स्टेबल रख सकते हो, ये सड़ेगा नहीं। इसमें एक फैटी एसिड रहता है जो लॉरिक एसिड बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को इम्प्रूवाइज करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करता है। तो इसमें ऑल्दो सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी ज़्यादा है, 92% सैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड खाली 6% और पॉली अनसैचुरेटेड पोर्शन खाली 1.6% है। पर फिर भी ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि ये कुकिंग वगैरह के लिए कंपेरेटिवली अच्छा है। अगर आपको कुक करना है तो कंपेरेटिवली वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, उसका टेस्ट बेटर रहता है, हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके ज़्यादा रहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हिसाब से ये एनर्जी का तो अच्छा सोर्स है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इसमें ज़्यादा होगा। ओवरऑल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी है। अभी रिसेंटली कुछ डेटा ऐसा भी आया है जो बोलता है कि ये उतना ख़राब नहीं है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट ज़्यादातर डेटा ये सजेस्ट करता है कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बटर। बटर में भी कंप्लीटली सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं। बटर से ज़्यादा बुरा होता है मार्जरीन, क्योंकि ये वो प्रोसेस्ड फैट रहता है, तो वो ज़्यादा ख़राब रहता है। उसमें कंपैरेटिवली जो बटर के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन K2, ब्यूटाइरेट कंटेंट रहता है, कॉन्जुगेट लिनोलिक एसिड जिसे CLA बोलते हैं, इन सब चीज़ों के पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं और ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी फाइट करते हैं, गट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इनफैक्ट ओबेसिटी या मोटापा उतना नहीं बढ़ाते हैं। तो ये कंपेरेटिवली बेटर रहते हैं बटर्स कंपेरेटिवली एज़ कम्पेयर टू मार्जरीन। फिर भी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि सैचुरेटेड फैट्स तो है। बटर में यूजली 68% सैचुरेटेड फैट्स रहता है, 28% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है और 4% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। साथ में बटर ओवरऑल जो है अगर डायरेक्ट फॉर्म में ले तो उतना बुरा नहीं है, पर बटर में कुछ प्रोटीन्स और कुछ शुगर्स रहते हैं जो कि अगर हम उनको फ्राइंग या कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो कंपैरेटिवली ख़राब हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, तो ख़राब होता है। इसलिए बटर में डायरेक्टली कुक करना बहुत अच्छा नहीं है। मार्जरीन में तो सबसे ही ख़राब है। बटर नेचुरली अगर आप डायरेक्ट ब्रेड में लगा के खा रहे हो तो उतना बुरा नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन है उसमें, लेकिन ऑब्वियसली सैचुरेटेड फैट है तो उतना अच्छा भी नहीं है। कम मात्रा में ही खाने का सजेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कुकिंग के लिए इसको अवॉइड करें क्योंकि नेचुरल बटर में कंपैरेटिवली कुछ प्रोटीन्स और वो रहते हैं शुगर्स जो कि जल्दी डीनेचर हो जाते हैं। इसके अलावा एक क्लैरिफाइड बटर आता है जिसमें आप जो अननेसेसरी लैक्टोज और प्रोटीन्स है उनको निकाल देते हैं, तो इसको आप बटर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप काऊ का या गाय का घी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गाय को अगर आपने घास खिलाया है तो वो आपके जो बटर का एक्सट्रैक्ट निकलेगा या जो घी निकलेगा वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, उसका न्यूट्रिशन कंटेंट भी बेटर रहेगा, विटामिन K2, CLA ये सब ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर गाय को आपने दाने खिलाए हैं। तो ग्रेन्स जिन काउस को खिलाया जाता है उनसे जो घी बनता है उनके दूध वगैरह से वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अगर गाय को नेचुरल घास खिलाई जाए, उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट ज़्यादा रहता है, वो कुकिंग के लिए भी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के लिए हमने ऑलरेडी बात की थी, गार्निशिंग के लिए अच्छा है, मेडिटेरियन डाइट में काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, इंडियन में कुकिंग में इतना नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि स्मेल इसका थोड़ा सा पंजेंट होता है, ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। HDL को बढ़ाता है, LDL को कम करता है। इसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट सिर्फ 14% है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट का कंटेंट 75% है, पॉली अनसैचुरेटेड का कंटेंट 11% है। ये भी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, तो उतना कुकिंग के लिए इसका स्मोक पॉइंट लो नहीं है, तो यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये अगर आपने सही तरह से प्रिजर्व नहीं किया, इसको ठंडे जगह पे या डार्क प्लेस में नहीं रखा तो जल्दी सड़ जाता है।
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिवली उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं, रिफाइंड वाले से इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनल कंटेंट बेटर रहता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा बेटर रहता है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एनिमल फैट्स, जैसे कि लार्ड है, ये एनिमल बेकन वगैरह में जो यूज़ करते हैं, इसमें एनिमल से जो निकाला हुआ फैट है उसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्योंकि जो एनिमल ग्रेन्स ज़्यादा खाते हैं उसमें कंपैरेटिवली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहेगा। जो एनिमल घास खाते हैं या घास पर उनको रेस किया जाता है, पास्चर्स में उनको रेस किया जाता है, उसमें सैचुरेट फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहेगा। तो घास अगर एनिमल्स को खिलाया है, वैसे एनिमल्स का अगर आपने फैट को यूज़ किया है कुकिंग के लिए तो वो कुकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। जो अगर आपके दानों वगैरह या ग्रेन्स जिनको खिलाया है वो एनिमल्स जो हैं कंपैरेटिवली अगर उनका आप ऑयल को यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहेगा, तो कुकिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। डायरेक्ट खाएं तो हेल्थ के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑयल है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है पाम का जो पेड़ है उसके फ्रूट से बनाया जाता है। इसमें सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट कम रहता है, इसलिए कुकिंग के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि पाम ऑयल में कंपैरेटिवली न्यूट्रिशनल क्वोशंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। कुकिंग के लिए अच्छा है, इसलिए ज़्यादातर बहुत हाई अमाउंट में भी हमारी कंट्रीज़ भी इंपोर्ट करते हैं इसको, और ज़्यादातर बहुत सारे फास्ट फूड जॉइंट्स और होटल्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो उसको कुकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। लेकिन ये हेल्दी उतना अच्छा नहीं है, सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो उतना अच्छा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल नहीं है। नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल में प्रिडोमिनेंटली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है और थोड़ा सा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। ज़्यादातर ये आप ऑलिव ऑयल की तरह से यूज़ कर सकते हैं, गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका भी स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग और चीज़ें पकाने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो ऑलिव ऑयल में है कि ये थोड़ा सा स्मेल आता है इसमें, तो हर आदमी इसको टेस्ट को पसंद नहीं करता, ज़्यादातर लोग इसके टेस्ट को उतना लाइक नहीं करते, तो ज़्यादा अमाउंट में इसको कुकिंग के लिए उतना यूज़ नहीं कर सकते, डीप फ्राइंग के लिए उतना यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑयल है फिश ऑयल। फिश ऑयल को डेफिनेटली कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना है, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही ज़्यादा रहते हैं। तो आप दिन भर में अगर 1 चम्मच भी फिश ऑयल ले आए तो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जितना दिन भर का रिक्वायरमेंट है, जो डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड और इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये जो DHA और EPA करके कंपाउंड्स होते हैं, ये कॉड लिवर ऑयल और फिश ऑयल में ज़्यादा रहते हैं, पर ये कुकिंग के लिए कभी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इसको कुकिंग में डालोगे या कोई फूड प्रोडक्ट्स में आप इनको जब तल रहे हैं उस टाइम पर डाल दोगे तो ये कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा डीनेचर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट नहीं होगा, वो एक तरह से सड़ जाएगा। तो आपको उसको कुकिंग के लिए उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल फ्लैक्सीड से बनाया जाता है, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अल्फा लिनोइक एसिड ज़्यादा है। इसको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स की तरह से यूज़ किया जाता है। इसका ऑयल को आपको कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्मोक पॉइंट बहुत कम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा। तो अगर आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये उतना अच्छा आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं देगा और ओवरऑल आपको जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो कुकिंग के लिए फ्लैक्सीड ऑयल को ना यूज़ करें। नेक्स्ट है कैनोला ऑयल। ये रेप सीड से बनाया जाता है, इसमें यूरिक एसिड करके सब्सटेंस होता है जो कि निकालने के बाद इसको बनाया जाता है, और इसका जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेंट है वो ज़्यादा है, थोड़ा बहुत इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रहता है, और ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेशियो 2:1 रहता है जो कि परफेक्ट माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि इसको बनाया जाए, इसलिए रिफाइंड बहुत ज़्यादा रहता है। ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये ऑयल में कुछ टॉक्सिन पदार्थ और केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं इनको रिफाइन करने के लिए। बेसिकली हॉट प्रोसेस्ड ऑयल्स रहते हैं, तो इसको में जो टॉक्सिन पदार्थ डालते हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। पर हाँ, काफ़ी जगह यूज़ होते हैं और कैनोला ऑयल में कंपेरेटिवली आपको कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट द केमिकल्स वो कितना हार्मफुल है, पर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें हेवीली रिफाइंड ऑयल्स रहते हैं ये। नेक्स्ट है नट्स और पीनट्स ऑयल। ज़्यादातर नट्स में जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहता है, तो उसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए आप ले सकते हैं, उसमें कुकिंग नहीं करना चाहिए, वो उतना ज़्यादा जल्दी डीनेचर हो जाता है। मूंगफली का तेल इसका एक्सेप्शन है क्योंकि मूंगफली बेसिकली नट नहीं है, वो बेसिकली एक लेग्यूम प्रोडक्ट है, लेग्यूम प्लांट से मिलता है, भले वो नट्स जैसे यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर लोग उसको डायरेक्ट ही खाते हैं,
लेकिन कुकिंग ऑयल में आप मूंगफली के तेल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा रहते हैं, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपके नट्स से जो ऑयल्स निकाले जाते हैं उनका टेस्ट वैसे तो अच्छा रहता है, लेकिन कुकिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन है, मैकेडेमिया नट्स, जो कि ऑलिव ऑयल जैसा ही टेस्ट करता है और लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो इसको आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, पर ये कॉस्टली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सीड्स और वेजिटेबल्स ऑयल। सीड और वेजिटेबल ऑयल में कंपेरेटिवली ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। इसमें रिफाइंड कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में बोला था, इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स में बहुत सारे अलग अलग डेटा अवेलेबल है। कोई कहता है कि अच्छे हैं, कोई कहता है बुरे हैं, हर एक आदमी का अपना तर्क है। कोई बहुत बड़ी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि यही लेना है, यही खाना है, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें मेरे पास भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई रैंडमाइज ट्रायल हमने नहीं किया कि जितने लोग को ये दिया और वो दिया और उसमें क्या डिफरेंस मिला, ऐसा हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं आपको वही बता सकता हूँ जैसे आर्टिकल्स का मुझे जो नेट पे मिलते हैं उसको देख के या हमारी किताबों में जो लिखा है उसके हिसाब से आपको जानकारी दे सकता हूँ। वो कई बार ये है कि आप उसको कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा आपको मिल सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ चीज़, आप इंटरनेट पे ढूंढोगे आपको दूसरा तरह का आर्टिकल मिलेगा, आप बोलोगे मैंने गलत बोला। वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हर आर्टिकल में बहुत सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। एक ही चीज़ को अलग अलग आर्टिकल में किसी ने अच्छा किसी ने बुरा बोला है, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है कितना गलत। आप उसको चाहें तो फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है उनको आप बेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में कम डेटा अवेलेबल है उसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो रिफाइंड ऑयल्स हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैनोला ऑयल, रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर, सेसम ऑयल, ग्रेप सीड का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्राइन ऑयल, ये सारे प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं। ये सब में रिफाइंड ऑयल्स हैं तो कुकिंग के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है और इसमें कुछ ट्रांस फैट्स रहते हैं जो कि ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं। ये सारे कॉमन वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स का कंटेंट 0.5% से 4.2% तक रेंज कर सकता है। इसीलिए कुछ आर्टिकल्स में बोला गया कि इनको नहीं करना चाहिए यूज़। हालांकि कुछ विपरीत आर्टिकल्स भी हैं जिसमें बोला गया है कि इनको यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा कितना बुरा। मैं ज़्यादातर ये प्रीफर करता हूँ अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को कि ऑलिव ऑयल और इस तरह के ऑयल जिनका क्लियर कट डेटा अवेलेबल है, जो क्लियरली सब आर्टिकल्स बोलते हैं कि अच्छे हैं, उनको ज़्यादा प्रीफर करें। बाकी वेजिटेबल ऑयल्स में रिफाइंड कंटेंट डेफिनेटली ज़्यादा होता है। अगर बहुत डीप फ्राइंग नहीं करना है तो कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल्स को ज़्यादा प्रीफर करें। अगर बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग करना है तो उसमें आप सिलेक्टिव ऑयल्स को ले सकते हैं, पर जितना कम मात्रा में ले उतना अच्छा। डीप फ्राइंग करने के लिए ऑब्वियसली ऑयल्स का ज़रूरत तो पड़ता है, लेकिन आप जितना कम मात्रा में यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे उतना ही फ़ायदा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी ऑयल आप यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करोगे तो आपको फ़ायदा करेगा। जितना कम डोजेज आपकी बॉडी में जाएगा उतना अच्छा। लास्ट में मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे तरह से आप ऑयल को प्रिजर्व कर सकते हो या अपने ऑयल्स को ख़राब होने या सड़ने से प्रिवेंट कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि एक बार में जब भी आप बाजार जाएं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल नहीं खरीदे, बहुत बड़े कंटेनर्स में ऑयल लेके नहीं आए। जितना आपका मंथली कंजम्पशन है या मैक्सिमम 2 मंथ का कंजम्पशन है उतना ही एक बार में परचेज करें। ज़्यादा समय तक अगर ये किचन में पड़े पड़े रहते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसमें स्मेल आने लगती है और इनका नेचर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप किचन के लिए ऑयल परचेज कर रहे हैं तो आपका मंथली कंजम्पशन जितना है उसके हिसाब से ही आप ज़्यादातर परचेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार में 10 लीटर और 20 लीटर के कंटेनर परचेज करने की कोशिश ना करें, वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े कंटेनर्स में ऑयल्स को रखते थे घरों पे कि पूरे साल भर का एक बार में खरीद लिया, तो वो ऑयल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्मेल करने लगते थे, वो डीनेचर हो जाते थे। तो वैसे ऑयल्स को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हेवीली रिफाइंड ऑयल्स को आप रख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये है कि जो ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, एवोकाडो ऑयल, जो ऐसे ऑयल्स हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, उनको ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखना है जहाँ वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ज़्यादा गर्मी का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल को अगर आपने धूप में रखा, धूप में छोड़ दिया तो वो सड़ जाएंगे, उसमें रैंसिड हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, फिर आप उसमें कुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ठंड हो, छाँव हो, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। उनको हीट के, ऑक्सीजन के और लाइट के एक्सपोजर से जितना पॉसिबल हो बचाना है। जितना ठंडी जगह पे और डार्क प्लेस पे रखते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
जब भी आप उनको स्टोर करें, आप हमेशा ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर कंटेनर में उसमें रखें जहाँ लाइट और हीट का पेनिट्रेशन ना हो, और उसके ढक्कन को हमेशा बंद रखें। अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइज होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपके ऑयल्स ज़्यादा नुकसान करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। तो आप जितना पॉसिबल हो ऑयल्स को प्रॉपर कंटेनर्स में रखिए, किचन में अच्छी तरह से डार्क जगह पे रखिए, और ऑक्सीजन का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ढक्कन को प्रॉपरली बंद करें। ये बेसिकली कुछ टिप्स थे जो आप ऑयल्स को यूज़ करने के टाइम फॉलो कर सकते हो। इनको यूज़ करने से आपके ऑयल्स थोड़े ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम कवर नहीं की थी या छूट गई थी, उनको मैंने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की। कुछ पॉइंट्स जो लास्ट टाइम हमने कवर भी किए थे उनको और ज़्यादा डिटेल में मैंने इस टॉपिक में आज डिस्कस किया है, ताकि आपके कुछ मिथ्स या डाउट्स क्लियर हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ईजिली अवेलेबल करते हैं। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हमारा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रहे हैं वो परफेक्ट है और उस पर हमने सब में रिसर्च करी है। ऑब्वियसली मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो ऑयल्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने खुद नहीं करी है। ज़्यादातर मैं आपको वही कह सकता हूँ जो मल्टीपल किताबों में लिखा है या आर्टिकल्स में अवेलेबल है, पर हम आपको ज़्यादातर वही अवेलेबल डेटा देंगे जिसके साथ मैं कंपेरेटिवली कन्विंस्ड हूँ कि ये अच्छा है। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए।